बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स के लेक्चर नंबर 31 के साथ मैं मोहम्मद शहबाज मलिक आपके सामने हाजिर हूं। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल मोशन। थियोरेटिकली इस लेक्चर के बाद चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाता है और उसके बाद हम एक्सरसाइज वगैरह को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज को डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 की तरफ मूव कर जाएंगे। सो दिस इज द लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 3। आज के लेक्चर आउटकम्स क्या है, वही प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशंस क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन को कहां कहां कैसे अप्लाई किया जा सकता, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और उस एप्लीकेशन में जो बेसिक एप्लीकेशन है वो है जी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर एप्लीकेशन। मिसाइल्स क्या है, ये बेसिकली वॉरफेयर के अंदर, वॉर्स के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वो वॉर के अंदर इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। दिस इज द बेसिक पर्पस मिसाइल को अपने पास रखने का और मिसाइल्स को क्रिएट करने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है। आज हम यही एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। जो एप्लीकेशन है बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से एप्लीकेबल है, या बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल मोशन की किस तरह से एप्लीकेशन है। टुडे आवर डिस्कशन आर्टिकल इज दिस वन, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन टू द बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जो अनपावर्ड हो और अनगाइडेड हो, जिसको ना तो आप पावर सप्लाई करें और ना ही आप उसको गाइड करें, सिर्फ और सिर्फ उसको एक टारगेट दिया जाता है। बाकी उस टारगेट देने के बाद उसको वहां एक पॉइंट से, एक प्लेस से लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद आप उसको रास्ता जो वो फॉलो करता है बैलिस्टिक मिसाइल, उस रास्ते के अंदर उसको कोई गाइडलाइन मजीद नहीं होती। देयरफॉर दैट सॉर्ट ऑफ मिसाइल इज नोन एज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको अनपावर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को रन करने के लिए इनिशियली सिर्फ पुश किया जाता है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ मिसाइल इज कॉल्ड अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। और अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल को आप स्पेसिफिक नेम देते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब मैं आता हूं बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या चीज है। दिस इज द डेफिनेशन, चंद डेफिनेशंस जो मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। दीज डेफिनेशंस मस्ट बी रिमेंबर्ड। इन डेफिनेशंस को आपको हर सूरत याद रखना है, मेमोराइज भी करना है। अब मैं बात करता हूं बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या चीज है। द पाथ फॉलोड बाय द unguided and unpowered missile which is called ballistic missile, the path followed by it, yani the path followed by unpowered and unguided missile is called ballistic trajectory. ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पाथ। वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी की। अगर हम बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं तो जो पाथ बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो करेगा उस पाथ को आप नाम देंगे बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी का। अब मैं बैलिस्टिक फ्लाइट की तरफ आता हूं कि बैलिस्टिक फ्लाइट कैसी होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था दिस टाइप ऑफ मिसाइल इज अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। When the projectile is given an initial push and it is allowed to move freely due to inertia under the action of gravity, then such a flight is called ballistic flight. You can say that ballistic missile is just like a projectile
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को आप सिंपली प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। और वो प्रोजेक्टाइल जब उसको इनिशियली पुश दिया जाता है, उस प्रोजेक्टाइल को आप क्या करते हैं, इनिशियली पुश देते हैं, और पुश देने के बाद अंडर द एक्शन ऑफ इनर्शिया एंड ग्रेविटी इट इज अलाउड टू मूव। और ऐसी फ्लाइट जो होगी, उस ऑब्जेक्ट की ऐसी फ्लाइट को आप नाम देंगे बैलिस्टिक फ्लाइट। सच अ फ्लाइट इज नोन एज बैलिस्टिक फ्लाइट। इसकी चंद एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और इसी के हवाले से इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एनिमेटेड एग्जांपल्स भी हैं, उन एनिमेटेड एग्जांपल्स के अंदर मैं बैलिस्टिक फ्लाइट को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। अब कुछ एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है जी, एज डिस्कस बिफोर, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मूव करता है इन अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन है। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। टू डायमेंशनल कैसे? एक तो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और दूसरा वो वर्टिकली फ्लाइट भी लेता है, ऊपर की जाने पे मूव करता है और हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है। देन ये दो किस्म की मोशंस आपस में एक दूसरे से सुपरपोज होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं, या फिर ये कि यूं कह सकते हैं ये दोनों मोशंस मिलकर प्रोजेक्टाइल मोशन बनाती हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन किसकी वजह से है? इनर्शियल फ्लाइट की वजह से। और वर्टिकल मोशन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली मूव कर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इनर्शिया की वजह से। ये दो इंडिपेंडेंट मोशंस आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुई तो कौन सी मूवमेंट बनी? प्रोजेक्टाइल मोशन बनी। बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर ग्रेविटी ना होती तो लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन द स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इनिशियली आपने एक दफा पुश किया और उसके बाद छोड़ दिया, मुसलसल उस बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती। इस वजह से ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट को मुड़ना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट क्यों एम्प्टी स्पेस के अंदर कर्व लेता है? ऑब्जेक्ट कर्व इसलिए लेता है क्योंकि ग्रेविटी एक्शन में आती है। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मूव करने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ के ऊपर आ जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये सब मिसाइल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए, क्योंकि आपको ये बात माइंड में रखनी होगी, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री के लिए या प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो सरफेस है उसका स्ट्रेट रहना जरूरी है। सरफेस जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज कवर हो रही है, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, उस सरफेस का स्ट्रेट होना जरूरी है। और जमीन जो है वो बहुत लॉन्ग रेंज पर हम जाएंगे जब, तो वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, जमीन कर्व्ड हो जाएगी, खुद कर्व्ड हो जाएगी। इस वजह से हम जो मिसाइल्स की एप्लीकेशन देते हैं, हम जो मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करते हैं, मिसाइल सिर्फ और सिर्फ ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दीज मिसाइल्स आर वैलिड ओनली फॉर द शॉर्ट रेंजेस एंड फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन, जहां पर अर्थ भी फ्लैट हो और ये जो रेंज है वो शॉर्ट हो, क्योंकि लॉन्ग रेंजेस के लिए अर्थ फ्लैट नहीं रहती, जमीन के अंदर उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग रेंजेस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च नहीं किया जा सकता। अब मैं चलता हूं रोल ऑफ एरोडायनामिक फोर्सेस। मैंने आपसे पहले भी कहा, हम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हैं वो वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉर्स की स्टेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वॉर्स की स्टेट में आप क्या करते हैं, एक पॉइंट जहां से आपने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करना है वहां से आप क्या करेंगे, पुश देंगे और एक डेस्टिनी उस बैलिस्टिक मिसाइल को दे देंगे जिस डेस्टिनी पर उस बैलिस्टिक मिसाइल ने जाकर गिरना है। बैलिस्टिक मिसाइल को लाजमी तौर पर एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहां से कहीं से पुश किया जाएगा, और दूसरा कोई फाइनल पॉइंट होगा जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल ने जाकर टारगेट करना है, गिरना है। अगर तो एयर फ्रिक्शन ना होगी तो हम बड़ी आसानी से एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर लेते हैं और वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जमीन के ऊपर एयर भी मौजूद है।
और जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को इनिशियली पुश देते हैं और बहुत हार्ड किस्म का पुश देते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक लॉन्ग रेंज पर जाकर गिर सके, तो बच्चे यहां पर यह नामुमकिन सी बात होगी कि हम कंप्लीटली तौर पर एरोडायनामिक फोर्सेस यानी एयर फ्रिक्शन को कंप्लीटली तौर पर नेग्लेक्ट कर दें। दिस विल बी टोटली इम्प्रैक्टिकल थिंग। ये टोटली इम्प्रैक्टिकल बात होगी कि हम एरोडायनामिक फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दें। ये नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते में जब बैलिस्टिक मिसाइल मूव करेगा, मूव करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल को एयर फ्रिक्शन का भी सामना होगा। एयर फ्रिक्शन का सामना होगा जिसकी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अपने टारगेट को मुकम्मल तौर पर सही तौर पर अचीव नहीं कर पाएगा, टारगेट से डेविएट हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द एरोडायनामिक फोर्सेस। अब मैं आता हूं मिसाइल्स की एप्लीकेशन की तरफ। These missiles are used for the security purpose and in the condition of warfare these missiles are used. Wars की कंडीशन के अंदर हम ये मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हैं और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होती हैं। मुल्क की सरहदों को महफूज करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का। आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैलिस्टिक मिसाइल्स विच आर टेस्टेड बाय मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी मिलिट्री ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्या टेस्ट किया, उनकी रेंजेस क्या हैं, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारे के सारे मिसाइल्स मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं, आप लोगों से आपको वो दिखाने वाला हूं एनिमेटेड वे से, पिक्चर्स की फॉर्म में। आई विल शो यू द पाकिस्तान मिलिट्री हैज सर्टेन बैलिस्टिक मिसाइल्स और उनकी रेंजेस क्या हैं, कितनी लॉन्ग रेंज तक वो जाकर गिर सकते हैं और कितनी लॉन्ग रेंज पर जाकर वो किसी भी एक जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो चंद एक मिसाइल्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की। इनके पास हतफ 9 which has got the range of 60 kilometers, and then Hataf 1 it has got the range of 100 kilometers. Then we have got Abdali Hataf 2. We have got the Hataf 2 which is also known as Abdali. It has got the range of 200 kilometers. Then हमारे पास क्या है, गजाली, ये गजनवी is named as Hataf 3. It has got the range of 290 kilometers. Then हम बात करते हैं Hataf 8, इसको रात भी बोलते हैं। रात की रेंज क्या हो गई, 350 किलोमीटर। देन हम बात करते हैं हतफ 7 विच इज आल्सो नोन एज बाबर, और बाबर की रेंज जो है वो 700 किलोमीटर है। देन हम बात करते हैं शाहीन 1 विच इज गॉट द रेंज ऑफ 750 किलोमीटर। हतफ 5 गौरी हैज गॉट द रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो 1500 किलोमीटर के ऊपर जो भी आप टारगेट सेट करेंगे उसको बड़ी आसानी से अचीव कर लेगा, और अचीव करने के बाद वहां पर डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट हो सकती है, अपने टारगेट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन हम बात करते हैं हतफ 6, इट इज नेम्ड एज शाहीन 2, इट हैज गॉट द रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। Then we have got the Shaheen 3. It has got the range of 2750 kilometer. It is the latest missile that the Pakistan have. पाकिस्तान रैपिडली इन मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में आगे की जाने बढ़ रहा है, बहुत आगे की जाने बढ़ रहा है। और ताकि हमारी सरहदें महफूज रहें, इन सरहदों को महफूज करने के लिए हमने ये 10 किस्म के ये 10 मिसाइल्स हमने क्रिएट किए। एंड नाउ वी आर इन द पोजिशन टू लॉन्च दीज मिसाइल्स। हम इन मिसाइल्स को लॉन्च भी कर सकते हैं और एक बहुत लंबे एक क्या नाम है इसका, जब बहुत दूर दराज के इलाके में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं, अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दीज आर द मिसाइल्स विच आर यूज्ड बाय मिलिट्री, और इनको अभी तक मतलब सिर्फ टेस्ट किया गया है। दे आर स्टिल नॉट यूज फॉर द वॉर पर्पस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मतलब पर्पस टू डिजाइन द मिसाइल इज जस्ट टू सिक्योर आवर कंट्री। आगे चलते हैं। नेवी में जो हमारे पास एक सबमरीन्स होती हैं, उन सबमरीन्स वगैरह से भी हम मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्चिंग, दिस इज द लॉन्चिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बाय द नेवी। नेवी के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान नेवी हो या कोई भी किसी भी कंट्री की नेवी हो, उस नेवी के पास सबमरीन्स होती हैं, जंगी बेड़े भी होते हैं। वहां से मिसाइल्स वगैरह को बड़ी आसानी से आप लॉन्च कर सकते हैं।
These are the ballistic missiles. देखिए गौर कीजिए, इसको सिर्फ इनिशियल पुश दिया गया, देन मिसाइल इज मूविंग ऑफ इट्स ओन. इसको बगैर किसी गाइड के ये मिसाइल जो है वो मूव कर रहा है. विदाउट एनी गाइडेंस दिस मिसाइल इज मूविंग. एक स्पेसिफिक एंगल पर इस मिसाइल को लॉन्च किया गया एंड अ टारगेट इज सेट. दिस मिसाइल हैज गॉट द टारगेट. इसको टारगेट सेट करके दे दिया गया. दिस मिसाइल विल बी एबल टू अचीव द टारगेट. आगे चलते हैं. ये भी आपके सामने ये दिस द टेस्टिंग ऑफ नस्र. नस्र की टेस्टिंग है. मिसाइल पाकिस्तान में जो नस्र अवेलेबल है उसकी टेस्टिंग की जा रही है. इट इज ऑल्सो फायर्ड फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट एट सर्टन एंगल एंड इट इज अलाउड टू अचीव द टारगेट. ये भी अपना एक टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर लेगा. और जरा गौर कीजिए, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ इस मिसाइल को पुश दिया जाता है. ये जो मिसाइल है स्ट्रेट लाइन में एक थोड़ी सी वक्फे के लिए मूव करता है, देन ये अपनी जर्नी चेंज करता है, देन ये कर्व लेता है. कर्व लेने के बाद ये अपने टारगेट को अचीव कर लेता है. और कर्व आने की वजह क्या है? इस मिसाइल का पाथ जो है वो स्ट्रेट ना रहने की वजह ये है कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है. दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे. ये आज का लेक्चर था जो मैंने डिस्कस करना था. एंड नाउ आई हैव डिस्कस्ड द एप्लीकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल विद यू. दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस और ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. और हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से पढ़ा. बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से उनको इनिशियल पुश दिया जाता है, किस तरह से अपने टारगेट्स अचीव करते हैं और इनको मिलिट्री पर्पसेस के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड. आज के लिए इतना ही. शहबाज मलिक को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.